नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। भारत भ्रमण बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। दाऊद ने आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए हवाला के जरिए भेजे 25 लाख। टारगेट पर थे कई नेता। एनआईए की चार्जशीट में खुलासा। दुनिया फिर भारत की बढ़ती ताकत का करेगी एहसास। पीएम मोदी G20 की अध्यक्षता के लोगो और टीम और वेबसाइट को करेंगे लॉन्च। गुरुग्राम में पत्नी ने पति की करवाई हत्या। प्रेमी के साथ मिलकर दी 650 ग्राम सोने की सुपारी। जहानाबाद में कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के दौरान हादसा। बौखर में डूबने से 2 चचेरी बहनों की हुई मौत। पटना में इंडियन ऑयल डिपो के आसपास के परिसर में लगी भीषण आग। दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। आग पर पाया तुरंत प्रभाव से काबू। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने टेरर फंडिंग को लेकर अपनी चार्जशीट में बड़ा खुलासा किया। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया कि कैसे दाऊद इब्राहिम देश में पैसे हवाला के जरिए भेजता था ताकि यहां सारी आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम दिया जा सके। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए मुंबई में हवाला के जरिए 25 लाख रुपए भेजे थे। मुंबई में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और बड़ी घटनाओं करने के लिए दाऊद इब्राहिम और उसके करीबी छोटा शकील ने पाकिस्तान से दुबई के रास्ते 25 लाख रुपए भेजे। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक ये पैसा भारत से सूरत के लिए आया था और बाद में मुंबई पहुंचा। हवाला के जरिए इस पैसे को आरिफ शेख और शब्बीर शेख तक पहुंचाया गया था। चार्जशीट में यहां तक कहा गया है कि 4 सालों में हवाला के जरिए लगभग 12 से 13 करोड़ रुपए टेरर फंडिंग के लिए भारत में भेजे गए थे। एनआईए ने अपने चार्जशीट में बताया जो 25 लाख रुपए पाकिस्तान से भारत लाया गया था उसे आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम देने के लिए भेजे गए थे। एनआईए ने दावा किया है कि शब्बीर ने 5 लाख रुपए रखे हुए थे, बाकी आरिफ को एक गवाह के सामने दिए गए थे। एनआईए ने कहा कि उसने 9 मई 2022 को उनके घर की तलाशी के दौरान शब्बीर से 5 लाख रुपए बरामद किए थे। एनआईए को अपनी जांच के दौरान यह भी पता चला है कि राशिद मरफानी उर्फ राशिद भाई दुबई में वांटेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और छोटा भाई शकील के पैसों को हवाला के जरिए भारत में भेजने का काम देखता था। एनआईए की चार्जशीट में दाऊद, शकील और उसके साले सलीम फ्रूट, आरिफ शेख और शब्बीर शेख को नामजद किया गया। एनआईए ने सालिम फ्रूट, आरिफ शेख और शब्बीर शेख को छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करेंगे। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक एजेंडे से सहयोग करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी। भारत 1 दिसंबर से इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता करेगी और G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इस बार 15 से 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत विश्व के शीर्ष नेता शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। बता दें कि भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान देश भर में 32 विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित लगभग 20 बैठकें आयोजित करेगा। भारत अगले साल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करने का जा रहा है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर एक पत्नी ने अपने ही पति की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करवा दी। इसके लिए उसने हत्यारे को 650 ग्राम सोने की सुपारी दी थी। जिस पर शख्स की हत्या हुई है वो एक प्रॉपर्टी डीलर था और इस प्रॉपर्टी डीलर की पहचान धर्मेश नाम के रूप में की गई है और इसकी उम्र 42 साल बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक धर्मेश की पत्नी की नजर उसकी प्रॉपर्टी पर थी और जिसकी वजह से हत्या को अंजाम दिया गया। फिलहाल मोहम्मदीन नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही धर्मेश की पत्नी ने कबूल किया है कि उसने अपने प्रेमी बबलू खान के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश को अंजाम दिया। बाद में अपने प्रेमी बबलू खान के साथ शादी करने का प्लान बनाया हुआ था। हालांकि पुलिस ने अभी बबलू खान को पकड़ नहीं पाई है और वो मौके से फरार बताया जा रहा है। धर्मेश की पत्नी ने पुलिस को यह भी बताया है कि पत्नी
हत्या से पहले उसने बबलू खान को 650 ग्राम सोना दिया था ताकि अपने पति की हत्या के बाद बबलू खान से शादी कर सके। पुलिस के मुताबिक एक बड़ी बात यह सामने आई है कि गिरफ्तार हुए धर्मेश जी की पत्नी नीतू और मोहम्मद दीन दोनों ही उत्तर प्रदेश के संभल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान को लेकर गंगा घाट पर एक तरफ भीड़ जुटी है तो वहीं अब प्रदेश के जिले से हिस्से की भी खबर सामने आ रही है। बता दें कि जहानाबाद में कार्तिका पूर्णिमा के दिन पोखर में नहाने गई 2 चचेरी बहनों की डूबने से मौत हो गई। घटना मखदुमपुरम प्रखंड क्षेत्र के धराउत गांव स्थित चंद्रशेखर पोखर की बताई जा रही है। मंगलवार की सुबह दोनों चचेरी बहन कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए गई, लेकिन यह घटना हो गई और धराउत गांव निवासी रविशंकर प्रसाद की 15 वर्षीय बेटी पल्लवी कुमारी और योगेंद्र प्रसाद की 16 वर्षीय बेटी सविता कुमारी चचेरी बहनें थीं और दोनों 10वीं क्लास की छात्रा बताई जा रही हैं। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दोनों चचेरी बहन अपनी मां के साथ गांव के पास स्थित चंद्रशेखर पोखर में नहाने के लिए गई हुई थी। नहाने के क्रम में दोनों को पता नहीं चला कि वो कब गहराई में जाने और लगी और डूब गई वहां पर। इससे पहले दोनों को बचाया जाता, लेकिन दोनों की डूबने की मौत हो गई। और इधर घटना के बाद दोनों शवों को स्थानीय गोताखोरों की मदद से पानी से बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सूचना मिलने के बाद विष्णुगंज ओपी की पुलिस पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेजा गया। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के साथ नदी, तालाब, पोखर सहित जलाशयों में स्नान करने की परंपरा चली आ रही है। इसी परंपरा को निभाने के क्रम में यह घटना हुई है और इसके साथ परिवार में 2 मौतों के बाद गांव के लोग भी शोक में हैं। गर्मी का मौसम जाने के बाद भी आग लगने की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से हर दिन आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं इसी वजह लापरवाही तो कहीं शॉर्ट सर्किट बन रही है। और बिहार के पटना से सपरा में इंडियन ऑयल डिपो के आसपास के परिसर में देर रात भीषण आग लग गई। इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। इंडियन ऑयल ने जानकारी दी कि इंडियन ऑयल टर्मिनल बिल्कुल सुरक्षित है और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पटना में इंडियन ऑयल टर्मिनल के प्रभारी अमिताभ ने बताया कि बिहार के सपारा में आईओपी डिपो से 800 मीटर दूर एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई थी। ये रात करीब 8 बजे शुरू हुई और रात करीब 10:30 बजे दमकल की मदद से इस पर काबू पाया गया। इंडियन ऑयल टर्मिनल सुरक्षा और बिल्कुल सामान्य है। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं मिल रही है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया। फिलहाल अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। और बता दें कि जिस क्षेत्र में आग लगी है वहां आसपास काफी संख्या में लोग रहते हैं और आग से आसपास की बस्तियों में रहने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लोग इधर से उधर भागने में लगे हुए हैं। काफी लोग घटनास्थल के आसपास भी इकट्ठे हो गए थे उस दौरान। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा सी, थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा कुक्ड, थोड़ा रॉ, थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार, ताकि हर खाने वाले को याद रहे बनाने वाले का नाम। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। मेरा ट्विस्ट, वंडर मसाला, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। ब्रेक के
में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही राजनीतिक पार्टियां प्रचार और आउटरीच कार्यक्रमों के लिए कमर कस रही हैं। इसी क्रम में दिल्ली के बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने एक कैंपेन स्लोगन बीजेपी का मतलब सेवा है, दिल्ली का सेवक बनाए रखना रिकॉर्ड किया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मैंने इन वर्षों में बीजेपी द्वारा किए गए सभी कामों को गाने में शामिल करने की कोशिश की है। हम जनता के सेवक हैं और हम सेवा करते हैं। हम इस गाने को आपके झूठे वादों के विपरीत यमुना की सफाई और पीने के साफ पानी और अन्य सभी चीजों के विपरीत किया गया है। उन्होंने कहा है कि हमने काम अधिक और प्रचार किया है। बता दें कि तिवारी ने कहा यह गाना लोगों को ये याद रखने में मदद कराएगा कि उनके साथ कौन था और उनके लिए क्या काम किया। गाने के क्रिएटिव डायरेक्टर नीलकंठ बख्शी ने कहा सभी ओपन जिम और झूले दिल्ली सरकार नहीं और एमसीडी द्वारा लगाए गए हैं। और बता दें कि हम हमेशा जनता के पास होते हैं और चाहे वो कोविड का समय हो या फिर टीकाकरण के दौरान मदद या कुछ भी। बीजेपी हमेशा लोगों की सेवा करने की राह पर है और दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 14 नवंबर बताई जा रही है और नामांकन प्रक्रिया के लिए दिल्ली चुनाव आयोग ने 68 रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए हैं। इसके साथ ही 11 जिलों के डीएम को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बनाया गया है। गौरतलब है कि एमसीडी के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सांसों पर संकट अभी भी बरकरार है। तमाम दावों और वादों के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे नहीं आ रहा है। पराली जलाने और प्रदूषण के अन्य कारकों के चलते दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात अब भी बने हुए हैं। दिल्ली में मंगलवार सुबह 8 बजे करीब औसतन AQI 321 रहा और सफर के अनुसार दिल्ली स्थित लोधी पर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 117 और PM 2.5 और 235 रहा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR में भी हवा खराब है और नोएडा में भी AQI 354 दर्ज किया गया, जबकि गुरुग्राम में AQI 326 पर रहा। बता दें कि PM 2.5 और PM 10 का स्तर क्रमशः और बहुत खराब श्रेणी में 147 और खराब श्रेणी में 275 दर्ज किया गया। इसके साथ ही पूसा में AQI 322 जबकि धीरपुर में 339 AQI दर्ज किया गया। वहीं लोधी रोड में 317, दिल्ली एयरपोर्ट पर AQI 323 और मथुरा रोड पर AQI 338 रहा। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय में AQI 336 रहा। IIT दिल्ली में AQI 293 रहा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश की सत्ता में काबिज होने के लिए कांग्रेस तेजी से जमीनी स्तर पर काम कर रही है। जनता के बीच पहुंचने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने गांधीवादी रास्ता चुना है। इसके लिए कांग्रेस द्वारा गांधी जयंती 2 अक्टूबर से गांधी चौपाल की शुरुआत की गई है। सवा महीने के अंतराल में अब तक मध्य प्रदेश में अलग अलग जिले गांव के 7,000 से अधिक गांधी चौपालों का आयोजन किया जा चुका है। वहीं गांधी चौपाल में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होकर जनता से रूबरू हो रहे हैं। इसी के साथ 15 नवंबर को छिंदवाड़ा में शिकारपुर में गांधी चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इसमें खुद PCC चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल होकर लोगों की समस्याओं से अवगत होंगे। कांग्रेस नेता और गांधी चौपाल के मध्य प्रदेश में प्रभारी भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि आगामी 15 नवंबर को छिंदवाड़ा के शिकारपुर में आयोजित गांधी चौपाल में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शामिल होंगे। बता दें कि छिंदवाड़ा जिले में एक ही दिन में एक साथ अलग अलग समावेशों द्वारा 54 गांधी चौपाल लगाने का रिकॉर्ड कायम किया गया। भूपेंद्र गुप्ता ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर, निवाड़ी, सतना, रीवा, सिंगरौली, इंदौर, सागर, सीधी, टीकमगढ़, भिंड, मुरैना, खंडवा आदि जिलों में सर्वाधिक चौपालें आयोजित हुई। भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि गांधी चौपालों में ग्रामीण आप बीती सुन रहे हैं और बता दें कि समस्या बताते बताते लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं कि वो किस तरह से बहरहाल और बदहाल हालातों में जी रहे हैं। और चौपालों के माध्यम से जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली आ रही हैं। बता दें कि कई जिलों में टापुओं पर नागरिक बसाहटे हैं और गांव जाने के लिए नाव से जाना पड़ता है और नाव से उतरने के बाद भी 2-2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। प्रदेश के ज्यादातर सीमावर्ती इलाके पलायन की समस्या से ग्रसित हैं और कई गांवों में बुजुर्ग महिला के अलावा कोई भी नहीं मिलता। सारे पुरुष गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई काम की तलाश में पलायन कर चुके हैं।
नूह में 2 नवंबर को हुए पंचायत चुनाव में बूथ कब्जाने के संलिप्तता के आरोप में नवनिर्वाचित महिला सरपंच को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी है। आरोपी की पहचान रशीदा के रूप में की गई है। बता दें, आरोपी को शहर की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक 2 नवंबर को मतदान के दौरान मनोता गांव में भीड़ ने कथित तौर पर मतदान केंद्र संख्या 77 और 78 पर हमला कर दिया था। बता दें, इस घटना में संबंधित में शिकायत दर्ज कराई गई थी और पुनर्मतदान का आदेश दिया गया था। पुलिस ने कहा कि नतीजे 4 नवंबर को घोषित किए गए हैं और रशीदा ने जीत हासिल की। हालांकि जब वो उनके समर्थक जीत का जश्न मना रहे थे, तब सोशल मीडिया पर कुछ कथित वीडियो अपलोड किए गए, जिसमें बूथ कब्जाने में उनकी कथित संलिप्तता सामने आई। नूह के पुलिस अध्यक्ष वरुण सिंगला ने कहा, एफआईआर दर्ज कराने के बाद हमने जांच की और नवनिर्वाचित सरपंच रशीदा की संलिप्तता पाई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हम अन्य लोगों की भूमिका की पुष्टि कर रहे हैं और उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। दूसरे चरण के चुनाव में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान 9 नवंबर और सरपंचों और पंचों के लिए मतदान 12 नवंबर को होगा। बता दें, दूसरे चरणों में अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत में मतदान होगा। हिसार, पलवल, फरीदाबाद के साथ साथ फतेहाबाद में तीसरे और आखिरी चरण में मतदान होगा। इन जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य के चुनाव के लिए मतदान 22 नवंबर को, जबकि सरपंच और पंचों के चुनावों के लिए मतदान 25 नवंबर को किया जाएगा। आदमपुर उपचुनाव में जीत दर्ज कराने के बाद भव्य बिश्नोई ने सूबे के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उनके पिता कुलदीप बिश्नोई भी मौजूद रहे और हरियाणा के सीएम खट्टर ने भव्य को जीत की बधाई दी और साथ ही जिम्मेदारी के बारे में भी बताया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, भव्य की बहुत जिम्मेदारियां हैं और जिम्मेदारियों से इसे दूर नहीं जाने देंगे। आदमपुर का विकास इनकी पहली जिम्मेदारी है और इस बात की जिम्मेदारी हमने सभी ने ली है। एक समय भजन लाल जी ने कहा कि वहां का विकास किया और हमने भी एक विधानसभा में जो काम हो सकते थे वो सारे किए। लगभग 600 करोड़ की योजनाएं हमारी उस क्षेत्र में पूरी हुई हैं और यह चल रही। बता दें, जो काम बचे हुए हैं वो और तेजी गति से होंगे। बता दें कि आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई ने रविवार को कांग्रेस के कैंडिडेट जयप्रकाश को हराया। ये सीट पूर्व सीएम भजन लाल के परिवार का गढ़ रहा और भव्य बिश्नोई भजन लाल के पोते हैं। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला हुआ और भव्य ने जयप्रकाश को 15,740 वोटों के भीतर से हराया। बता दें, जीत के बाद कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को धन्यवाद किया। बिश्नोई ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत है, ये मनोहर लाल खट्टर की कार्यशैली की जीत है। आदमपुर में भजन लाल परिवार के 54 साल पुराने भरोसे की जीत है। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तुम्हें अपनी गोद में खिलाने जैसा कोई एहसास नहीं दुनिया में। पर एक दिन था जब मुझे लगा कि शायद मुझे ये मौका कभी मिलेगा ही नहीं। तुम आने वाले थे और पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। लाइफ एक दिन बिना किसी वार्निंग के बदल गई। यू वांट टू स्लीप? ओके ओके ओके, सो जा सो जा। पता है, बहुत डर गया था मैं। तुम दोनों अकेले थे। अगर मुझे कुछ हो जाता तो तब मैंने एक लेटर भी लिखा था। क्या लिखा था? हा? लिखा था कि मैं अभी तक तुमसे मिला भी नहीं हूं और आई लव यू सो मच ऑलरेडी। मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देखना चाहता था। लाइफ का शायद कोई और ही प्लान था। अरे, तुम दोनों को कभी मेरी कमी महसूस ना हो, इसलिए मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। लाइफ कब और कैसे बदल जाए ये किसी को नहीं पता,
इसलिए अपनों का फ्यूचर आज ही सिक्योर करें HDFC लाइफ टर्म प्लान्स के साथ। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि राजधानी पटना में प्रेम प्रसंग के एक लड़की की इतनी पिटाई हुई कि उसकी मौत हो गई और घटना कंकड़बाग थाना क्षेत्र के शालीमार मोड़ के पास की बताई जा रही है। युवक को उसकी प्रेमिका के भाई के सामने पिटाई हुई और घटना शनिवार देर शाम की बताई जा रही है। रविवार की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो परिजन युवक को एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए जहां उसकी मौत हो गई। पूरा मामला पोस्टल पार्क के मोहनसी भुगत लेन का बताया जा रहा है। मृतक की पहचान छोटू कुमार के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों ने लड़की के भाई चंदन और उसके दोस्त पर हत्या करने का आरोप लगा दिया। पुलिस ने फोन करने वाले दोस्त विकास को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने प्रेमिका और उसके पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। मुख्य आरोपी प्रेमिका के भाई चंदन अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पूछताछ के दौरान छोटू की मां ने बताया कि उसके बेटे के दोस्त विकास ने फोन पर बुलाया था। वह पास में ही रहता है और उनका बेटा छोटू रात में घर आया तो वो खाना भी नहीं खाया। बता दें कि छोटू भी भाभी ने खाना खाने के लिए पूछा तो उसने बताया कि उसके साथ इस तरह मारपीट की गई है और सुबह तक हालत बिगड़ने लगी और इसके बाद वो लोग उसे निजी अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि छाती, पेट और सिर में चोट आई है। इलाज के दौरान कुछ ही घंटों में रविवार की शाम छोटू की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा के मास्टरमाइंड समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो हाल ही में जमानत पर रिहा हुए थे। पुलिस ने कहा कि अंसार, जाकिर, अरबाज और जुनैल को जहांगीरपुरी इलाके में एहतियात कार्रवाई के तहत शांति भंग करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि अंसार शेख मुख्य आरोपी हैं। जाकिर का नाम भी इस साल हनुमान जयंती के अवसर पर हुई हिंसा की पुलिस जांच के दौरान सामने आया था। सूत्रों की माने तो हाल ही में जमानत पर रिहा हुए अंसार ने जेल से बाहर आने के बाद जुलूस निकाला था। इसके अलावा उसने जाकिर और अन्य लोगों के साथ मिलकर रविवार को इलाके में लोगों को भड़काने की कोशिश की गई थी। 4 नवंबर को अंसार को जमानत दे दी गई और क्योंकि अदालत ने पाया कि जांच पूरी हो गई है और आरोप पत्र दायर किया गया है, वो 17 अप्रैल को हिरासत में लिया गया था। उसे 25,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। बता दें कि पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उसे एक मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया है जिसमें 8 पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया था। वो मुख्य आरोपी में से एक था। अदालत ने कहा कि उसे जेल में रखने से कोई मकसद नहीं पूरा होने वाला। उसे जमानत दे दी गई है। क्राइम ब्रांच ने अंसार समेत दंगा मामले में 37 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एक अधिकारी ने कहा कि 37 में से अंसार, तरवेज और इश्राइल मुख्य आरोपी हैं और इश्राइल मामले में फरार बताया जा रहा है फिलहाल। महानगर में छोटी मोटी बातों पर बड़े विवाद हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बता दें कई बार तो बहुत मामूली बात पर लोग एक दूसरे की जान तक लेने पर उतारू हो जाते हैं। इस तरह की घटनाओं में कई लोगों की जान भी चली जाती है और बावजूद इसके ये अपराधी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसकी वजह चाहे जो भी हो लेकिन ये हैरान और चिंतित करने वाली बात है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि ऐसा ही एक मामला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सामने आया। यहाँ एक शख्स ने इतनी छोटी बात पर गोली चला दी जिसे सुनकर आप शायद विश्वास नहीं करेंगे। इस गोली का शिकार बन गया एक छोटा बच्चा। घटना दिल्ली के कांचावाला इलाके की बताई जा रही है। यह घटना मीर बिहार इलाके के शनिवार हुई है और यहाँ एक शख्स ने ट्रैक्टर की आवाज से अपनी भैंस बिदकने की वजह से गोली चला दी। ये गोली 12 साल के बच्चे को जाकर लग गई जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अभी उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ट्रैक्टर की आवाज से भैंस बिदकने से वो इतना नाराज हो गया कि उसने अपना आपा खो दिया और गुस्से में आकर फायर कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस इस बात का इंतजार कर रही है कि बच्चा ठीक हो जाए तो उसका भी बयान दर्ज कर लिया जाए। जैसे ही गोली चलने की जानकारी मिली तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था। ट्रैक्टर ने चालक ने पुलिस को बताया कि ट्रैक्टर की आवाज की वजह से भैंस बिदकने के बाद उन लोगों को गाली गलौज और मारपीट करना शुरू कर दिया और इसके बाद उन्होंने रिवॉल्वर लाकर उस पर गोली चला दी जहां वो मौजूद बच्चे को लग गई। देश की दूसरी सबसे बड़ी रिंग रोड का भूमि पूजन जबलपुर में हुआ और बता दें कि 3500 करोड़ की लागत से 112 किलोमीटर लंबी रिंग रोड जबलपुर में बनाई जा रही है। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान
द्वारा जबलपुर और मंडला जिले में 5,315 करोड़ रुपए की लागत से कुल 543 किलोमीटर लंबी 13 सड़क परियोजनाओं को शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में विभिन्न सड़कें निर्माण तेजी से पूरे हो रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं में उनके अनेक मार्ग स्वीकृति हुए हैं और अनेक पूर्ण हो चुके हैं। इससे प्रदेश का पर्यटन महत्व भी बढ़ रहा है। प्रदेश के अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के अलावा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर से परिचित होने से देश विदेश से सैलानी पहुंच रहे हैं। यहां सड़क क्रांति मध्य प्रदेश के महत्व और गौरव को बढ़ाएगी। इस क्रम में बता दें कि 7 नवंबर मंडला और जबलपुर जिले में 5,315 करोड़ रुपए की लागत से कुल 543 किलोमीटर लंबी 13 सड़कों परियोजनाओं को शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इसमें जबलपुर रिंग रोड के प्रथम चरण को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन कार्यक्रमों की तैयारी की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इसमें मौजूद रहे थे। पंजाब पुलिस ने कहा कि शिवसेना टकसाली के नेता सुधीर सूरी की हत्या के मामले का मुख्य आरोपी खुद ही कट्टरपंथी बन रहा था और उसने नफरत के प्रति होकर यह अपराध किया। साथ ही पुलिस ने कहा कि मामले की तफ्तीश के लिए एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी गठित किया गया है। एसआईटी की निगरानी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक RN ढाके जबकि नेतृत्व पुलिस उपायुक्त जगजीत वालिया करेंगे। पुलिस आयुक्त अरुण पाल सिंह ने मीडिया से बातचीत में सिटी 2 और सिटी 3 के अतिरिक्त डीसीपी, गैंगस्टर रोधर कार्यबल के प्रभारी और अपराध जांच एजेंसी के प्रभारी ITA सदस्य है। उन्होंने कहा कि अब तक की गई जांच के अनुसार आरोपी संदीप सिंह के फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से खुद ही कट्टरपंथी बनकर नफरत से प्रेरित अपराध किया। हालांकि उन्होंने ये निष्कर्ष नहीं किया कि इनकी गहन जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस अलग अलग पहलुओं से जांच करेगी, तकनीकी और वित्तीय जांच भी कराई जाएगी। पुलिस आयुक्त ने कहा कि हत्या के मामले में अब तक केवल एक व्यक्ति का नाम शामिल है। उल्लेखनीय है कि सुधीर सूरी कथित तौर पर सड़क के किनारे हिंदू देवी देवताओं की कुछ टूटी हुई मूर्तियां पाए जाने के बाहर शहर के सबसे व्यस्त स्थानों में से एक मजीठा रोड पर गोपाल मंदिर प्रबंधक के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान उन्हें 5 गोलियां मार दी गईं और रविवार को ये दुर्गुने शिवपुरी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कौन सी दुकान से? अपनी दुकान अपने अमेज़न से। हुडी से रुमाल तक, टीवी इन द हॉल तक, जीते हैं हम शान से। सब कुछ अमेज़न से। क्या क्या मिल सकता है विद इन 500।